जागृत अहर्निश, जिसका मतलब होता है कि दिन हो या रात हो हमेशा सचेत रहे, हमेशा जागते रहें। और यह ध्येय वाक्य है भारत के खुफिया विभाग का, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि देश के अंदर ही कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं जिन्हें टाइमली अगर पहचाना ना जाए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ना मिले, तो किसी बड़ी दुर्घटना को वो अंजाम दे सकते हैं। और वो इसी फिराक में बैठे होते हैं कि वो किसी बड़ी दुर्घटना को देश में अंजाम दे और देश की शांति को भंग कर सके। इन दुर्घटनाओं को होने से पहले ही उसकी इंफॉर्मेशन को जुटाना और एनिमी को न्यूट्रलाइज करना, यही इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है, इसे कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, क्या हम डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आज इसके सबके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ से अलग है। रॉ जहां पर एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब देश के बाहर, फॉरेन के अंदर अगर कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा है, तो उससे बचाने का काम रॉ करता है। वहीं पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, मतलब देश की इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। रॉ के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स नहीं होते हैं, पर आईबी के अंदर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट्स होते हैं। कुछ एग्जाम्स के थ्रू आईबी के अंदर आप जा सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्टली आप उस एग्जाम्स को देते हैं और आईबी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं और एज ए जूनियर ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आईबी की हिस्ट्री क्या है, आईबी को क्यों बनाया गया, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है। इसका निर्माण 1887 के अंदर किया गया था। 1885 में भारत के अंदर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में क्वार्टर मास्टर जनरल को अपॉइंट किया जाता है, जिनका नाम होता है चार्ल्स मैकग्रेगोर। चार्ल्स मैकग्रेगोर के पास क्वार्टर मास्टर जनरल होने के साथ साथ एक और जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी होती है इंटेलिजेंसी को मजबूत करना, खासकर एक्सटर्नल इंटेलिजेंसी को। उस समय पर रशिया का इंफ्लुएंस अफगानिस्तान में काफी बढ़ता जा रहा था और ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं रशियंस भारत के ऊपर हमला ना कर दे। इसी डर के कारण उन्होंने एक एजेंसी की स्थापना करी, जिसका मेन मकसद यह था कि रशिया के इरादों का पता लगाना, इंटेलिजेंसी के थ्रू खुफिया तरीके से उनके इरादों का पता लगाना कि क्या वो भारत पे हमला करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, और अगर वो हमला करना चाह रहे हैं तो उनके प्लान्स को जानना। हालांकि इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स काफी चेंज होते गए, नाम भी चेंज होता गया। जैसे 1909 के अंदर एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम था इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस। इसका मेन मकसद यह था कि भारत के अंदर जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज का पता लगाना, मतलब क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज का पता लगाना। इसका नाम 1921 में चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, आईपीआई। अब इस आईपीआई के अंदर होता यह था कि भारत के अंदर जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और स्कॉटलैंड यार्ड और MI5 मिलके इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को मॉनिटर करती थी, उनकी इंटेलिजेंस को गैदर करती थी और उनके ऊपर एक्शन लेती थी। हालांकि जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद, इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम खुफिया विभाग के नाम से आज जानते हैं। 1968 तक, मतलब जब तक रॉ का गठन नहीं हुआ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी थी। हालांकि 1968 में रॉ का गठन कर लिया गया क्योंकि इंडिया चाइना वॉर के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो की कुछ नाकामी रही थी। इसके कारण रॉ का गठन किया गया और देश की बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी या एक्सटर्नल इंटेलिजेंसी की जिम्मेदारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को दे दी गई। और उसके बाद आईबी का काम रह गया कि देश के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। और आज आईबी हमारे देश की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। आईबी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स, आईबी का पहला मेजर ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस। प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस का मतलब यह होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही आपने उस घटना को न्यूट्रलाइज कर दिया, आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी। अगर आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, उनका कोई प्लान था, तो उनके अंजाम देने से पहले ही आपने उनके प्लान को जान लिया और उनके प्लान को फेल कर दिया। इसी कहा जाता है प्रिवेंटिव इंटेलिजेंसी। देखिए, इंटेलिजेंसी का मतलब यह नहीं होता है कि घटना के बाद आप कुछ कर रहे हैं, घटना के बाद एनिमीज के न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंसी नहीं होती है। इंटेलिजेंसी का मेजर काम होता है कि घटना से पहले ही वेयर अबाउट्स का पता लगा लेना और एनिमी को न्यूट्रलाइज करना। इसके बाद आईबी का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है काउंटर टेररिज्म, जो कि एनआईए का भी ऑब्जेक्टिव है और रॉ का भी ऑब्जेक्टिव है। तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मुश्किल में इसको कहना चाहूंगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव होता है काउंटर इंटेलिजेंसी। काउंटर इंटेलिजेंसी का मतलब यह होता है कि जिस तरीके से हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे देशों पर नजर बनाए रखती है, वैसे दूसरे देश के कई एजेंट्स हमारे देश में भी होते हैं।
और उन एजेंट्स को हमारे देश की इंफॉर्मेशन ना निकालने देना, यह भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक काम है। और मेरी नजर में यह काम थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है, क्योंकि जिनसे सामना किया जा रहा है वो लोग भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ही होते हैं, वो भी किसी ना किसी देश के खुफिया विभाग के ही होते हैं। पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के समय CIA के इस मिशन को हमने फेल किया था, तब हमारे IB का काम वहां पर बहुत महत्वपूर्ण था, और IB इस काम के अंदर कामयाब भी रही थी। जब CIA के एजेंट्स को IB ने हमारे वेयर अबाउट्स का, हमारे मिशन का, हमारे प्लान का पता नहीं लगने दिया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम देना ज्यादा मुश्किल होता है या काउंटर इंटेलिजेंस को अंजाम देना ज्यादा मुश्किल होता है। आपके विचार क्या है इस बारे में। इसके बाद IB का चौथा ऑब्जेक्टिव है इंटरनल सिक्योरिटी का, देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना। अब आंतरिक सुरक्षा जरूरी इसीलिए है क्योंकि देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। अब टेररिज्म के अंदर एक मेजर टाइप का टेररिज्म है जो कि हमारे देश में देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मतलब यह होता है कि टेररिस्ट को किसी दूसरे देश का सहारा होता है, किसी दूसरे देश का सपोर्ट होता है। यहां पर मैं सीधे सीधे बात करूंगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड या कह सकते हैं कि पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड कई सारे टेररिस्ट अगर देश में एंटर कर जाते हैं तो उन्हें कई सारी फंडिंग मिलती है, उन्हें हथियार सप्लाई किए जाते हैं, और उसके बाद देश के अंदर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज को अंजाम देना चाहते हैं जिसके थ्रू हमारे देश की सहिष्णुता और हमारे देश के पीस को भंग कर सके। उनकी इन्हीं इंफॉर्मेशन को गैदर करना कि वो कहां कहां पर है, उनको रिसोर्सेस कहां से मिल रहे हैं, यही काम होता है हमारे देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इसके अलावा दो तरह के और टेररिज्म पे इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है। पहला है आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म। ऐसा टेररिज्म, ऐसे लोग जो किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं और उस आइडियोलॉजी को ना मानने वाले लोगों को वो अपना दुश्मन मानते हैं, और वे चाहते हैं कि उन सारे लोगों को मार दिया जाए जो हमारी आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर इससे भी बड़ा एक नया चैलेंज आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने है, वो है साइबर टेररिज्म। हम दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और साइबर टेररिज्म भी बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। पर टाइम के साथ साथ हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है और साइबर टेररिज्म जैसे थ्रेट से भी लड़ने में वो हमेशा कामयाब रही है। अब आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस तीन चीजों पे बेस होती है, तीन मेन मोटिव होते हैं इंटेलिजेंस के। पहली बात, हु आर दे। अगर देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें फाइंड करना कि वो कौन है और कहां पर है। और ये कैसे फाइंड किया जा सकता है, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो इंटेलिजेंस का, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट्स हो। और IB का यही काम सबसे मुश्किल भी होता है और सबसे चैलेंजिंग भी होता है कि इतने बड़े देश के अंदर ऐसे लोगों का पता लगाना जो कि देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं और वो कहां पर है। दूसरी चीज होती है यहां पर व्हाट्स देयर प्लान, कि उनका प्लान क्या है। अगर वो देश के अंदर है तो उनका प्लान क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। और प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उन्हें पहचान लेना, उनके प्लान को पहचानना, उनके प्लान को डिस्ट्रॉय करना और एनिमी को न्यूट्रलाइज कर देना। इसके बाद तीसरी चीज जो इंटेलिजेंट में सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है रिसोर्सेज का पता लगाना। बिकॉज अगर देश के अंदर कोई ऐसे थ्रेट्स हैं जो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वो कौन है आपने पता लगा लिया, उनका प्लान क्या है आपने पता लगा लिया, पर सबसे जरूरी होता है कि उनको रिसोर्सेस कहां से मिल रहे हैं। अगर उनके पास हथियार आ रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, तो वो कहां से आ रहा है यह पता लगाना जरूरी होता है। बिकॉज अगर आपने 10 थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, 10 एनिमीज को मार दिया, उससे आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवाद खत्म करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि अगर आतंकवादी आते भी हैं तो उनके पास से रिसोर्सेस आते कहां से हैं, और इंटेलिजेंसी का काम यही होता है। और यहां पर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा इंटेलिजेंस ब्यूरो की, क्योंकि इंटरनल इंटेलिजेंसी पे वो काम कर रही है। अब आप लोग IB को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए रॉ की तरह IB को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई अलग से तरीका अपनाना नहीं पड़ता है। IB डायरेक्ट एग्जाम्स भी कंडक्ट करता है। IB की 2 एग्जाम्स ऐसी है जो डायरेक्टली IB कंडक्ट करता है और जिसके थ्रू आप IB के अंदर जा सकते हैं। पहली पोस्ट IB के अंदर होती है, ये होती है सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट। इस एग्जाम को भी IB खुद ही कंडक्ट करता है। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम को देना चाहते हैं उनका 10th पास होना जरूरी है। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर 27 साल तक की उनकी उम्र होनी चाहिए। इसमें रिजर्वेशन भी मिलता है, आपकी कास्ट के हिसाब से आपको रिजर्वेशन भी मिलता है। और यहां पर अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के अंदर ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है।
हेड कांस्टेबल की पोस्ट के बराबर ये पोस्ट होती है। दैट मींस एक जूनियर ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जिसमें आपसे रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा मैथमेटिक्स और जीके पूछा जाता है। दूसरे चरण के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। और तीसरा चरण आपके पर्सनल इंटरव्यू का होता है। समय समय पर वैकेंसी के अकॉर्डिंग आईबीएन एग्जाम्स को निकालता रहता है, इसका नोटिफिकेशन हमेशा जारी करता रहता है। इसके बाद आईबी के अंदर अगर आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो इसके लिए आईबी एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसे ACIO एग्जाम कहा जाता है। ये काफी पॉपुलर एग्जाम है इंडिया के अंदर। इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। ये नॉन गजेटेड पोस्ट होती है, गजेटेड पोस्ट ये नहीं होती है, पर एक काफी अच्छी पोस्ट है। यहां पर आपको फील्ड जॉब भी दिया जा सकता है और भारतीय पुलिसिंग के इंस्पेक्टर के रैंक की जॉब होती है। मतलब इंस्पेक्टर का जो रैंक होता है आईबी के अंदर, उस रैंक को कहा जाता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। यहां पर मैं ग्रेड 1 की बात नहीं कर रहा हूं, वो ऊंचा अधिकारी होता है। यहां पर मैं ग्रेड 2 की बात कर रहा हूं। इसके क्राइटेरिया की बात की जाए, यहां पर भी आपकी उम्र 18 से 27 साल तक होनी चाहिए और आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर चाहे आपने इंजीनियरिंग करी हो, बीएससी करी हो, बीकॉम कराओ, किसी भी कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कितने परसेंटेज उस ग्रेजुएशन के अंदर होना चाहिए वो आईबी आपको बता देता है नोटिफिकेशन के अंदर। कई बार यह भी होता है कि परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, पर मिनिमम यहां पर 50% आपके होना चाहिए। जब भी इस तरह का नोटिफिकेशन निकला है जिसमें मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड करवाया गया है तो 50 से 55% के बीच का रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसमें उम्र आपकी 18 से 27 ईयर्स तक है। सेम चीज इसमें भी है, रिजर्वेशन आपको इसके अंदर भी मिलता है। साथ साथ इसमें भी वही 3 टीयर्स होते हैं और तीनों टीयर के बाद आप आईबी के अंदर ऑफिसर चुने जाते हैं। आप ACIO के तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन कर लेते हैं। ACIO के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 चरणों में होती है। पहली ट्रेनिंग आपकी होती है शिवपुरी MP के अंदर आईबी के सेंटर में, 60 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग फिजिकली ट्रेनिंग होती है। इसके बाद फेज 2 ट्रेनिंग आपकी दिल्ली के अंदर होती है। यहां पर आपकी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती है, आपको इंटेलिजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दिया जाता है। और आखिरी के जो 60 दिन होते हैं, आपकी जहां पर भी जॉब है, आपको जिस भी एरिया में पोस्ट किया गया है, राजस्थान के अंदर आप हो या आसाम के अंदर हो, JNK के अंदर हो, जहां पर भी आपको पोस्टिंग मिली है वहां पर आपको अटैच किया जाता है और 60 दिन की आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग यहां पर होती है। तो ये ACIO की ट्रेनिंग का एक पूरा मॉड्यूल है। इसके अलावा भी आप आईबी को ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट इन आईबी ये एक पोस्ट होती है। आपने एक एग्जाम के बारे में सुना होगा, CGL एग्जामिनेशन के बारे में। यहां पर ये कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात कर रहा हूं। इस एग्जामिनेशन को SSC कंडक्ट करता है। इस एग्जामिनेशन के अंदर CGL के अंदर एक पोस्ट होती है जिसे कहा जाता है असिस्टेंट इन आईबी। तो आप SSC CGL को क्लियर करके भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको आईबी के अंदर एक बड़ा अधिकारी के तौर पर जाना है, आपको एक IPS अधिकारी के तौर पे जाना है, तो भी आप आईबी को ज्वाइन कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको सबसे पहले UPSC CAC क्रैक करना होगा। UPSC का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद जब आप एज IPS अपॉइंट होते हैं, उसके बाद आप आईबी के अंदर डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पे जा सकते हैं। ये एक ऊंची रैंक होती है आईबी के अंदर और एक अधिकारी के तौर पे आप आईबी को ज्वाइन कर सकते हैं। पर इसके लिए सबसे पहले आपको UPSC क्रैक करना होगा और UPSC के अंदर आपको IPS कैडर मिलना चाहिए। देखिए, सबको यह मौका नहीं मिलता है कि हर IPS आईबी को ज्वाइन कर सके। वही आपका कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा, आपका पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है, उसके बाद आप आईबी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो आगे भी कुछ मौके होते हैं, जैसे SSC के अंदर ही एक एग्जाम होता है CHSL, आपने नाम सुना होगा। उसके थ्रू भी आप जो लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, LDC जो पोस्ट होती है, उसके थ्रू भी आप आईबी को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये ग्रुप D पोस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा SSC का जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी आईबी को ज्वाइन किया जा सकता है। समय समय पर इसकी वैकेंसीज निकलती है, हालांकि आईबी की वैकेंसी यहां पर कम होती है। तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन सीक्रेट एजेंसीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज यहां पर आपकी इंटेलिजेंसी के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके सोचने का तरीका साफ होना चाहिए और आप एक फोकस्ड व्यक्ति होना चाहिए जिसका अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, दोनों के ऊपर ही कंट्रोल हो। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।